तो लीजिए, मैंने कैलकुलेटर का यूज करके और सब आपके लिए लिख दिया है। अब आप समझ लीजिए जल्दी। पहले तो जो एवरेज वैल्यू निकालेंगे, जो ट्रू वैल्यू, वो इतना आ रहा था, पांचों को जोड़ के 5 से डिवाइड किए तो 2.002 आया। ठीक है, उसको दो सिग्निफिकेंट फिगर के तक ही लेंगे, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर तक मैंने ले लिया। अब ये जो एवरेज वैल्यू आया, इससे कौन कितना आगे है कितना पीछे है वो आप उसमें चेंजेस यानी एब्सोल्यूट एरर देखेंगे, और एब्सोल्यूट एरर सबका जोड़ के फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो उसका एवरेज निकलेगा। तो वो एब्सोल्यूट एरर होगा पूरे मेजरमेंट का। ठीक, आपको ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जब एब्सोल्यूट एरर निकालते समय एवरेज, आपको यहाँ मतलब होता है उसके मैग्नीट्यूड से, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, उसको मॉड लेना है, मॉड लेना है। और इसके पीछे भी वही कारण है जो मैंने कहा, गलतियां जुड़ती हैं, गलतियां जुड़ती हैं, तो सबको जोड़ लेना है, एवरेज निकाल लेना। ये आया तो 0.05 आया। तो चलिए, जो मेन है वो 2.00, तो 2.0 के साथ 0.05 जोड़ना है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही तक लेना है, तो ये वाला 4 सीधे गायब हो जाएगा। अगर वो 6 होता तो इसको 6 करके जाता, या 5 भी होता, तो 4 है, 5 से कम है, इसलिए वो गायब हो गया। तो 0.05 रखना है। 0.05 वाला एक ही ऑप्शन है, पहला करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे स्टेटमेंट दे रहा है, a dimensionally correct equation need not be an actually correct equation. yes, सही बात है। डायमेंशनली करेक्ट होते हुए भी कोई जरूरी नहीं कि वो इक्वेशन सही भी हो। इसका फेमस एग्जांपल आप यहीं से ले लीजिए, जो शुरुआती चैप्टर में पढ़ते हैं, ut प्लस हाफ et स्क्वायर। ठीक है, आप इसको अगर लिख दें s बराबर ut प्लस at स्क्वायर, ये दोनों इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन इक्वेशन सही कौन है? तो पहला वाला। तो डायमेंशनली जो करेक्ट इक्वेशन है, ये दोनों करेक्ट था, लेकिन वो पक्का नहीं हो कि करेक्ट ही हो। तो ये बात तो सही कह रहा है ये। अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी एन एक्चुअली करेक्ट इक्वेशन। हाँ, डायमेंशनली करेक्ट है तो वो करेक्ट भी हो सकता है, ये कौन सी बड़ी बात है। अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, ये कभी नहीं होगा। एक बार जब डायमेंशन कह दे, देखिए डायमेंशन शुरू में आपको लगेगा कि बस ऐसे ही पता नहीं क्यों पढ़ाया जाता है। डायमेंशन नेचर का एक बहुत बेसिक पार्ट है। चीजें डायमेंशन के हिसाब से जुड़ती घटती है, मतलब सेम डायमेंशन की चीजें ही आपस में बात करती हैं। आपस में बात करने का मतलब वही है, मतलब उस तरह से रखना। तो डायमेंशन बहुत बेसिक क्राइटेरिया को दिखाता है नेचर का, कि आप लंबाई में लंबाई को ही जोड़ सकते हैं, वो उसी से बात करेगा। ठीक, तो अगर एक बार डायमेंशनली गलत हो गया, फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिए ये लेंथ है, तो इनको भी लेंथ आना होगा, इनको भी लेंथ आना होगा, क्योंकि लेंथ में लेंथ जोड़ेंगे तो लेंथ आएगा। ठीक है ना। तो डायमेंशनली अगर करेक्ट हो गया, कि मान लीजिए कि इसका लेंथ का ना आके कुछ और आ रहा है, कुछ और आ रहा है, तो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया। और डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया तो वो इनकरेक्ट ही होगा, इनकरेक्ट ही होगा, क्योंकि फिर वो नेचर के अगेंस्ट चला जाएगा। आप समझ रहे हैं। तो 1 और 2 दोनों सही है। 150 मीटर लंबी ट्रेन है, मूविंग टू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन इधर जा रही है, 150 मीटर लॉन्ग है, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। पैरट है, तोता है, फ्लाइंग टुवर्ड साउथ। तोता इधर से आ रही है, पैरट ये 5 से चल रहा है। आगे जो पूछे रिलेटिव वेलोसिटी देख लीजिए, 15 आ रहा है, दोनों जुड़ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है। द टाइम टेकन बाय द पैरट टू क्रॉस द ट्रेन, यस, इसी की जरूरत पड़ गई कि पैरट कितना देर में इसको पार कर जाएगा। तो ये 5 घसकेगा तो ये 10 घसकेगा 1 सेकेंड में, इस तरह से टोटल 15 ट्रेन पार कर जाएगा आगे। तो कितना टाइम लगेगा? तो 150 मीटर पार करने में उतना बाई वेलोसिटी यानी कि 10 सेकेंड है। ए जो है मूव कर रहा है 65 किलोमीटर, वाइल बी कमिंग बैक ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए पहले।
बैक ऑफ ए मतलब ए आगे है और ये चल रहा है 65 किलोमीटर पर आवर से। अब बी इज कमिंग बैक ऑफ ए, बी जो है पीछे से आ रहा है और ये 80 से आ रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया। तब बी रिस्पेक्ट टू ए मतलब जिसका नाम पहले उसका ये के समय बोलिए, बी भी आ गया सी माइनस 65 बराबर 15। यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इन द एसआई सिस्टम इज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बाय इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। ओमेगा है रेडियन पर सेकेंड, नीचे में एक और सेकेंड आ गया इसलिए रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। द यूनिट ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट सिग्मा इज, स्टीफन लॉ, कभी कभी स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ कहते हैं उसको। ये रेडिएशन वाले कॉन्सेप्ट में आता है कि किसी चीज को आप गर्म करके छोड़ दे तो वो कितना रेडिएशन एमिट कर रहा होगा, उसके हिसाब से उसका टेम्परेचर गिर रहा होगा। तो वो जो है स्टीफेंस लॉ देता है और वो क्या है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर टू द पावर 4। यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप हटाते हैं तो वही जो कांस्टेंट आता है वो क्या कहलाता है, स्टीफेंस कांस्टेंट। स्टीफेंस कांस्टेंट, ठीक है। ये मोस्ट बेसिक लॉ है नेचर का। इसी का स्पेशल केस है कि अगर इन्वायरमेंट में और बॉडी में टेम्परेचर डिफरेंस कम हो तो इसका अप्रोक्सीमेशन करके न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आइए, जो पूछ रहा है हमें यूनिट पूछ रहा है इसका, तो यूनिट पूछ रहा है तो निकाल लीजिए। ये देखिए किसमें दे रहा है, वाट दे रहा है तो पावर का कोशिश करना है, तो पावर क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पे P बाई ए ले लीजिए। सिग्मा का पूछ रहा है तो उसको उधर रहने दीजिए और टेम्परेचर को इधर ले आइए। तो वाट ऊपर नीचे मीटर स्क्वायर एरिया है ना, तो वाट ऊपर नीचे मीटर स्क्वायर और नीचे में ही केल्विन पे पावर 4, ये ऊपर जाएगा माइनस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी, नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी। ये देखिए पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम, इसलिए एनर्जी यानी वर्क P इंटू टी ये होगा, ठीक है। केजी मीटर पर सेकेंड, केजी हो गया मास, मीटर पर सेकेंड हो गया वेलोसिटी, ये तो मोमेंटम का है, ये मोमेंटम का है, ये एनर्जी का नहीं है। न्यूटन पर मीटर यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी वर्क डन एनर्जी का मामला आया। जूल तो है ही ऐसा यूनिट। एस इज मेजर्ड इन मीटर सेंटीमीटर, सी इज मेजर्ड इन मीटर्स एंड सी इज खाली पूछ रहा है कि सी का यूनिट पूछ रहा है। देखा जाए कुछ मिसिंग तो नहीं है यहाँ से। द यूनिट ऑफ सी इज पूछा जा रहा है, द यूनिट ऑफ सी पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि आप कुछ भी लिख दे, सिमिलर चीजों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, ठीक है। तो अगर ये दूरी है तो इनको भी आना होगा वही, इनको भी आना होगा वही और इनको भी आना होगा वही। तो किसका पूछ रहा है, सी का पूछ रहा है। आप बी का भी निकाल सकते हैं। बी इंटू टाइम अगर आप कर रहे हैं तो इनको लेंथ होना है, इसलिए बी का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। सी पे आइए, सी इंटू टाइम स्क्वायर को लेंथ होना ही पड़ेगा, इसलिए सी जो है वो एल बाई टी स्क्वायर यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना ही पड़ेगा उसको, सी को, क्योंकि सबको मिला के एल होना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एनीवेज जैसे जैसे आप थोड़ा एक्सपीरियंस होते जाते हैं, इस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, कुछ पार्ट इसमें दिख रहा होगा आपको। ये इनिशियल पोजीशन अगर दे दे तो ये कुछ नहीं, उसी का फुल एक तरह से एक्सप्रेशन है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर का। कोई इनिशियल पोजीशन भी अगर आप दे दे, ओरिजिन से ले रहे हैं तो यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, इनिशियल पोजीशन कुछ दे दे तो लीजिए उसको भी जोड़ दीजिए, तो ये पूरा इक्वेशन ये बन जाता है। एनीवेज जब इधर दूरी हो तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से कंपेयर करते हैं आप, तो टी स्क्वायर के बगल में एक्सेलरेशन ही आता है, इसलिए सी का जो डायमेंशन होना होगा वो एक्सेलरेशन का ही होना होगा। जूल सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, जूल सेकेंड मतलब एनर्जी
इंटू टाइम, एनर्जी इंटू टाइम। तो सीधे ऐसे तो आप गेस नहीं कर पाएंगे कि एनर्जी इंटू टाइम करे तो क्या करे, तब आपको ऐसे केसेस में निकाल लेंगे आप। लेकिन थोड़ा सा आप जब अनुभवी हो जाते हैं तो ये बात मशहूर है कि जूल सेकंड जो होता है ये प्लैंक्स कांस्टेंट का होता है, ठीक। और प्लैंक कांस्टेंट का वही होता है जो एंगुलर मोमेंटम का होता है। ये बात मशहूर है, फिजिक्स के बेसिक चीज़ों में आता है। याद होगा आपको बोर्स पोस्टुलेट कि एम भी आर को बराबर ही होना होगा एन एच बाई 2 पाई के। तो एन इज ए नंबर, 2 पाई इज ए नंबर, तो खत्म, नंबर का कोई यूनिट एंड डायमेंशन नहीं। मतलब एच का कितना होना होगा, एंगुलर मोमेंटम का होना होगा, एंगुलर मोमेंटम का होना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लड़का बॉय अपने स्कूल जाता है 6 किलोमीटर विद कांस्टेंट स्पीड 2.5। ये देखिए, ये है उसका स्कूल, एस से स्कूल, ठीक है। और इसके बीच की दूरी 6 किलोमीटर है। इसकी स्पीड है 2.5 किलोमीटर पर आवर। जाहिर सी बात है टहलते हुए जा रहा है, इतना कमा रहा है तो। और फिर उधर से वापस आ रहा है जब, तो 4 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है स्कूल से जब वापस आ रहा है। तो देख रहे हैं ना, बच्चा का स्पीड बढ़ गया, गया था आराम से टहलते हुए, आ रहा है बहुत तेजी से क्योंकि घर आना है। देख लीजिए, ये फीलिंग क्वेश्चन में भी डाल देता है लोग। हिज एवरेज स्पीड फॉर द राउंड ट्रिप एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर पर आवर इज, कुछ नहीं, एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ, तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 6 जाना 6 आना 12 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना हो गया, तो पहले वाला टाइम, ठीक है, s बाई भी यानी कि 6 बाई 2.5, ये T1 है। और इधर लौटने का जो T2 है वो s बाई 4। T1 T2 को वहां से यहां जोड़िए, एवरेज निकाल लीजिए। The velocity of a bullet is reduced from 200 meter, 200 meter, question number 13, 200 meter while traveling through a wooden block, लकड़ी में धसा और 10 सेंटीमीटर तक चला। अभी रुका नहीं है ये, रुका नहीं है ये, अभी भी और अंदर धसेगा। द रिटार्डेशन एज्यूमिंग टू बी यूनिफॉर्म विल बी, तो कुछ नहीं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। यहाँ पे रिटार्डेशन होता -2as, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी भी दे रहा है, फाइनल वेलोसिटी भी दे रहा है, कितना दूर तक चला है लकड़ी के अंदर वो भी दे रहा है, एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट्स एट, एक्सेलरेशन दे रहा है फॉर 10 सेकेंड एंड देन गोज टू कांस्टेंट स्पीड इतना, और फिर डिसलेट हो रहा है इतना। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल। देखिए, इसमें ज्यादा फॉर्मूला में पढ़ते हैं तो लंबा कैलकुलेशन होता है, और जब इस तरह से स्पीड वगैरह दे के और डिस्टेंस पूछ रहा हो तो सबसे अच्छा होता है ग्राफिकल मेथड। वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ ले लेंगे और इसका जो एरिया है वही क्या दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट दिखाता है। तो आइए देखते हैं, कह रहा है रेस्ट से स्टार्ट किया, रेस्ट से स्टार्ट किया और 10 सेकेंड तक, ये 10 सेकेंड तक चला, दो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन आया वो दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइनल वेलोसिटी कुछ आया, फिर 30 सेकेंड तक, फिर 30 सेकेंड तक चला उसी से, और फिर 4 मीटर पर सेकेंड, देन डिसलेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जल्दी से रुक गया। देखिए, यहां से यहां तक 10 था, 10 के बाद आगे फिर 30 सेकेंड था, और उसके बाद फिर रुक जा रहा है, ये डिसलेशन दे रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट, ठीक है। चलिए, तो एरिया अंडर ग्राफ निकालिए, एरिया अंडर ग्राफ निकालिए। 10 सेकेंड के बाद फाइनल वेलोसिटी,
एक खाली निकालना पड़ेगा तो जो अच्छा रहेगा। तो फाइनल वेलोसिटी v बराबर u प्लस ए टी, तो u तो 0 है, ए टी कितना कर देंगे, 2 दे रहा है, 10 दे रहा है, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड आया। ठीक है, तो ये आ गया 20, ये है 10, ट्रायंगल का एरिया 20 दाई के 200, 100, उसका आधा करेंगे ट्रायंगल का। ये देखिए, ये है 20, ये है 20, ये है 30, मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लीजिए, 3 दूना 6, 600। ठीक है, फिर देखिए ये है 20 और ये कितना है, ये कितना है, तो ये उधर का टाइम नहीं पता है, एक्सेलरेशन दे रहा है और रुक जा रहा है, ये बता रहा है। तो इधर का टाइम जब नहीं पता है तो निकाल लीजिए। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0, v इज इक्वल टू u माइनस 80, रुकने जा रहा है, u कितना है 20, तो 20 माइनस a दिया हुआ है इंटू टी, तो t बराबर 20 बाई a, 20 एरिया 4 है, 5 सेकेंड तक, 5 सेकेंड तक और चलने वाला है। तो 5, 20, 20 25 100, आधा 50, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 750। अच्छा वही पूछ रहा है 750। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑन रीचिंग द पॉइंट फ्रॉम विच इट वाज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स इज, तो देखिए जहां से छोड़े थे फिर वापस वहां आ गया, तो जो mgh पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा फिर वापस वो दे दिया, तो वापस दे दिया तो काइनेटिक एनर्जी पहले इतना ही हो जाएगा, तो इसलिए पहले इतना ही हमेशा वेलोसिटी हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, ये सिंपल आपको चेक कर रहा था। व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली विद अ वेलोसिटी v नॉट इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ h, तो मतलब v बराबर रूट अंडर 2gh पहले लिख ही दीजिए। इफ वन विशेस थ्रू एक ट्रिपल द मैक्सिमम हाइट, 3 गुना ऊंचाई तक ले जाना है, 3 गुना ऊंचाई तक ले जाना है, तो नया क्या होगा, तो v डैश जो होगा v प्राइम 2g, ये 3 गुना कह रहा है 3h कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो v बाई v डैश इज इक्वल टू रूट अंडर, सब तो कट ही जाएगा, 1/3 बच जाएगा, v डैश बराबर रूट 3v आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A train moving towards north at one place, it turns towards northeast. Here we observe that. ट्रेन जा रहा था, अच्छा इसमें बाहर वाली पटरी और अंदर वाली पटरी की बात कर रहा है, तो एनीवे जा रहा था नॉर्थ की तरफ, घूम गया इधर, तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे घूमेगा, पटरी ऐसे घूमेगा, तो रेडियस बाहर वाला का ज़्यादा होगा। ये बहुत छोटी बात कर दी इन्होंने, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। इसमें पूछने वाली बात ये होती कि जब राइट को घूम रहा है तो किधर वाले चक्के पे ज़्यादा उस समय फोर्स फील होगा, तो जब राइट को घूमेगा तो ट्रेन बाहर की तरफ फेंकाएगा, इसके वजह से अंदर वाले चक्का पे ज़्यादा वेट पड़ेगा, ये पूछने वाली बात थी। और अगर कभी कोई चक्का उठ ही गया तो अंदर वाला उठेगा कि बाहर वाला, अंदर वाला उठेगा, बाहर वाला पे ज्यादा वेट पड़ेगा, और ज्यादा अगर ऐसा हुआ तो अगर पलटी मारा ट्रेन, ज्यादा आपने टर्न मार दिया तो अंदर वाला चक्का उड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में साइकिलिस्ट है, दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द साइकिल एंड द टायर दिया हुआ है, कुछ नहीं आपको इक्वेट करना है, म्यू बराबर mv स्क्वायर बाई r, बाकी सब पूछ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही पूछ रहा है, बाकी सब दे रखा है। Mass is supported on a frictionless horizontal surface. It is attached to a string and rotates about a fixed center at an angular velocity omega naught. If the length of the string and angular velocity are double, the tension in अरे टेंशन जो होगा वो m ओमेगा, क्वेश्चन तो पहले लो, m ओमेगा स्क्वायर r ही टेंशन होगा अगर आप धागे में बांध के किसी चीज को नचा रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि लेंथ को
दो गुना किए, किसको क्या कर रहा है देख लीजिए। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एंगुलर वेलोसिटी आर डबल, दोनों को दोगुना कर रहा है, दोनों को दोगुना कर रहा है। लेंथ को दोगुना तो आर दो गुना, इसको दोगुना तो ये 4 गुना, तो 4 गुना 8 गुना बढ़ जाएगा जी। टेंशन, अ व्हील इज सब्जेक्टेड यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट इट्स एक्सिस, इनिशियली इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज 0 इन द फर्स्ट 2 सेकेंड θ1, नेक्स्ट 2 सेकेंड θ2, और उनका रेशियो पूछ रहा है। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग था जब मोशन की स्टडी की जा रही थी कि जो सक्सेसिव सेकेंड्स है उसमें जो तय की गई दूरी थी, मैं अभी मोशन इन वन डायमेंशन को ही लेके आपको समझा रहा हूँ। जो सक्सेसिव सेकेंड्स है 1 2 3, पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, तो देखा गया कि ये रेशियो था इनका 1:3:5:7:9 लाइक दैट। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था जिसकी एनसीईआरटी चर्चा करता है। तो आप हर बार आप पूरे पहले सेकंड का निकाल के इसका फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, तब उसके आगे जाएंगे, सबका बारी बारी से निकालेंगे तो भी आएगा आपको, लेकिन वो लंबा टाइम लगेगा। ये रेशियो याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रोटेशनल मोशन में डिस्टेंस का जगह क्या ले लेगा, थीटा। तो θ1, θ2, θ3, इनका जो रेशियो लेंगे ये भी 1:3:5 आएगा। ये कब है, ये कब है, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बॉडी को फ्रीली गिरा दिया ऊपर से, टावर से गिरा कुछ, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हाँ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसमें लागू होगा पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड। और इसी तरह से यहाँ पे क्या बोल लेंगे, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। तो कुछ नहीं, देख लीजिए रेशियो किसे अगर, तो 3:1। थीटा दे के एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है। अब ये आप बच्चों वाली बात है, निकाल लेंगे, ठीक है। ओमेगा जो होता है वो dθ/dt कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा होगा तो वो बता देंगे, 2 सेकंड पे पूछ रहा है, और शुरू से पूछ रहा होगा तो वो बता देंगे। आपको दिखाई दे रहा है एक लाइन में कि 60 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर 60, 2 सेकंड हो जाता है। टी पे क्यूब पावर है, अच्छा तो एक वो बचा रह जाएगा, एक बचा रह जाएगा, तो 60 स्क्वायर है। अब क्या है, 2 रहा, 2 दूना 4, 6 रेडियन पर सेकेंड। बॉडी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 3 टाइम्स। आप जो है ये 3 टाइम्स एच के हैं। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, तो आर को लिख लीजिए पहले, u² साइन 2θ/g, एच को u² साइन स्क्वायर θ/2g, ये उसका साइन स्क्वायर θ/2g। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, पूछ रहा है जो भी वो निकल जाएगा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है, तो u² को u² को काटिए, g को g काटिए, साइन 2θ को खोलना पड़ेगा, तो ये होता है 2 sin θ cos θ। साइन 2θ के बराबर किसके बराबर होता है, 2 sin θ cos θ के। और इधर आया है 3/2, छूटे नहीं, और साइन स्क्वायर थीटा को भी खोल दीजिए, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा। मैंने क्या क्यों खोला, क्योंकि यहाँ पे कुछ काटने वाले हैं, देखिए काट दिया गया। उसके बाद इसको उधर ले जाइए तो वो tan थीटा हो जाएगा, और बाकी को इधर लाइए तो 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। 4/3 अब कहेंगे कि सर ये कैसे याद रखेंगे, तो बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आइडिया लगाने के लिए कह रहा है। आप 53 डिग्री 33 डिग्री ये सब निकालने लगे तो पढ़ाइए छोड़ दीजिएगा। आप जो फेमस एंगल है वही का याद रखें, 30 45 60 90 लाइक दैट। तो इसमें कैसे आइडिया लगाने के लिए कह रहा है, वो तो कह रहा है 4/3 को आप पॉइंट में जरा बदलिए, तो पहले 1.33, ठीक,
tan 45 का वैल्यू, tan 0 होता है, थीटा का वैल्यू बढ़ाते हैं तो tan थीटा बढ़ता है, तो tan 45 1 होता है, तो 1 से थोड़ा ज्यादा है, मतलब एंगल 45 से थोड़ा ज्यादा होगा, उसके आगे थोड़ा सा ज्यादा एक ही इनको ऑप्शन देना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन अच्छा नहीं माना जाएगा। 45 से थोड़ा ज्यादा, और इन्होंने एक ही दिया है 45 से थोड़ा ज्यादा, उनको पता है कि आप आइडिया लगाएंगे और बताएंगे। पर्सन स्टैंडिंग, क्वेश्चन नंबर 23, एलिवेटर में है, इन विच सिचुएशन ही फाइंड्स हिज वेट लेस देन एक्चुअल वेन। तो अगर स्टैंडिंग है वो लिफ्ट के अंदर, तो जो स्यूडो फोर्स लगेगा वो mg के अगेंस्ट जा रहा है कि mg के साथ जा रहा है, आपको इससे मतलब होगा, ठीक है। अगर mg को सपोर्ट कर रहा होगा स्यूडो फोर्स, तो जो एक्चुअल वेट होगा, ये अपरेंट वेट होगा, वो बढ़ जाएगा, और अगर अपोज कर रहा होगा, जाहिर सी बात है mg हमेशा नीचे रहेगा, स्यूडो फोर्स देखना है कि ऊपर लग रहा है कि नीचे। अब देखिए, लिफ्ट अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, जो कि फ्रेम है, तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे, तो स्यूडो फोर्स ऊपर, तब उस समय वेट कम होगा। नीचे की तरफ एक्सेलरेट करना चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेट करना चाहिए, और ऊपर की तरफ भी कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, अगर एक्सेलरेट कर रहा होगा लिफ्ट, तो स्यूडो फोर्स नीचे mg को बढ़ा देगा। ये कॉन्सेप्ट है इसमें। और जब देखेंगे हम लोग इनके स्टेटमेंट को, द एलिवेटर मूव्स अपवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नहीं, अपवर्ड करेंगे तो बढ़ जाएगा, ठीक। इसको ऊपर एक्सेलरेट कराएंगे तो स्यूडो फोर्स नीचे बढ़ जाएगा। ये पूछ क्या रहा है, कम कब होगा पूछ रहा है, तो पहला वाला में तो बढ़ जाएगा, वो पूछ नहीं रहा है। द एलिवेटर मूव्स डाउनवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यस, इसमें घट जाएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कुछ नहीं होगा, इसमें जो एक्चुअल वेट होगा वो अपरेंट वेट के बराबर होगा, कभी भी, चाहे ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे जा रहा हो। क्यों? क्योंकि फ्रेम जो है वो इनर्शिया में होगा, और जब फ्रेम इनर्शिया में होगा तो स्यूडो फोर्स का कोई कंसेप्ट नहीं आएगा। ये देखिए, आदमी है, स्प्रिंग बैलेंस अपने हाथ में लिए हुआ है, उसमें से किसी बॉडी को लटकाया हुआ है और हवाई जहाज पर चढ़ के ऊपर जा रहा है। रीडिंग ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी एज इंडिकेटेड बाय द स्प्रिंग बैलेंस व्हील। देखिए, हवाई जहाज है तो एटमॉस्फेयर से बाहर तो जाएगा नहीं, मतलब 10 किलोमीटर तक, 8 किलोमीटर तक, 5 किलोमीटर तक ऐसे कुछ उड़ेगा, बहुत होगा 15 किलोमीटर जाएगा, इस तरह से कुछ उड़ रहा होगा। तो इसमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका वैल्यू तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि 6400 किलोमीटर के सामने 10-15 किलोमीटर की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड को आप लेंगे कांस्टेंट। तो प्लेन जब ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होगा ऊपर, तो स्यूडो फोर्स नीचे जो कि mg के साथ जुड़ जाएगा और वेट को बढ़ाएगा, तो वेट को बढ़ाएगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऊपर जाके कुछ दूरी के बाद वो अपने हाइट को कांस्टेंट ही करेगा, वो एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं निकल जाएगा, तो कांस्टेंट करेगा, तो फिर से ये जो बढ़ा हुआ वेट दिखा रहा था स्प्रिंग करने वाला बैलेंस, वो फिर से घट के जहां पहले वाला था वहीं पहुंच जाएगा, तो देन डिक्रीज टू रीच इनिशियल रीडिंग, जो शुरू में जितना वजन दिखा रहा था फिर उस पे पहुंच जाएगा इनिशियल रीडिंग। इसी में जरा सोचिए, अगर ये रॉकेट होता जो कि बहुत ऊंचाई पे जाने वाला है, जहां पे कि ग्रेविटेशनल फील्ड ही कमजोर पड़ने वाला है, तब क्या होता? तो शुरू में बढ़ता वो सही होता, लेकिन बाद में घट के जो नॉर्मल होता उससे भी घट जाता, रॉकेट धरती से इतना दूर भेजते तो। लेकिन उन्होंने एरोप्लेन बोला है, और एरोप्लेन को उड़ने के लिए हवा चाहिए तो चाहिए, वो वायुमंडल से बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि हवा में ही बर्नौली थ्योरम से प्रेशर डिफरेंस की वजह से अपने पंखों के नीचे और ऊपर के प्रेशर डिफरेंस की वजह से वो उड़ता है, तो हवा चाहिए उसको। लेकिन रॉकेट को ऐसा कोई पंखा नहीं चाहिए दोनों तरफ, इसलिए रॉकेट सीधा कैप्सूल की तरह होता है, भाग जाता है, उसमें खुद अंदर प्रोपेलेंट होता है, उसको पंखे की जरूरत नहीं। अ मैन इज स्टैंडिंग, हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 मैं यहां पढ़ लेता हूं, आँख चमक जा रहा है। A man is standing at a spring platform. Reading of spring balance is 60 kg. If man jumps outside the platform, क्या होगा? आप लीजिए, ये देखिए, आदमी अगर यहाँ खड़ा है तो ये अगर कूदेगा ऐसे, तो
ऊपर पहले जंप मारने के लिए इसको पहले धकियाएगा नीचे, तो रीडिंग बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही ये इसको छोड़ देगा और हवा में आ जाएगा तो स्प्रिंग बैलेंस कहेगा मेरे पे कोई नहीं है, मतलब मेरा रीडिंग 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, फोर्सेस में नॉट बी रिक्वायर्ड टू कीप द, अच्छा कहां पर इसमें है जो फोर्स नहीं भी हो तो काम चल जाएगा। पार्टिकल गोइंग इन ए सर्कल, ऐसा कभी नहीं होगा। यूनिवर्स में कहीं भी सर्कुलर मोशन हो रहा है मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी में चेंज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, और एक्सेलरेशन कभी भी बिना फोर्स के नहीं संभव है, ठीक है, और उस फोर्स को सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ फोर्स चाहिए तो चाहिए। पार्टिकल गोइंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, देखिए स्ट्रेट लाइन पे बॉडी चल रही है तो फोर्स हो भी सकता है, एक्सेलरेशन है तो नहीं भी हो सकता है, दोनों केस हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा नहीं वहां पे नहीं चाहिए, तो जरा अगर वैसा ऑप्शन मिले तो उसको आगे देखेंगे। द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, यस, जब मोमेंटम कांस्टेंट हो गया तो चेंज इन मोमेंटम 0 हो गया, और चेंज इन मोमेंटम 0 होते ही dp by dt 0 मतलब फोर्स 0, ये तो पक्का वाला ऑप्शन हो गया। मोमेंटम जिसका कांस्टेंट है उसका क्या, बच्चों वाली बात, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। रीडिंग पूछ रहा है दोनों का, तो अगर इन दोनों में से किसी का कोई वजन नहीं है, मतलब ये मासलेस स्प्रिंग बैलेंस है, तो ये वाला भी बोलेगा कि ये 4 kg का है, तो अगला वाला भी जुड़ा है वो भी बोलेगा 4 kg का है, क्योंकि इनका तो अपना कोई मास है नहीं। तो जो टेंशन यहाँ वही टेंशन सब जगह, ठीक, तो दोनों का रीडिंग 4 kg होगा। फिगर में 29, हाँ बढ़िया क्वेश्चन है। इन द फिगर गिवन बिलो द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg, मास दे दिया, इम्पल्स एट t बराबर 2 कह रहा है। देखिए पहले पहचानिए इसको, ये कैसा मोशन है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम दे रहा है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, कहां से, 0 से लेके 2 सेकेंड तक, लेकिन उसके बाद अचानक जाके बॉडी रुक जा रहा है। अब कोई बॉडी पहले से चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, अचानक रुक जाए, अचानक रुक जाए, ठीक, फोर्स लगा होगा, फोर्स लगा होगा रोकने के लिए, और अगर हमको टाइम दिया रहता तो F डेल्टा T चेंज इन मोमेंटम हो जाता, जिसको कि इम्पल्स कहते हैं, ठीक है, यही चेंज इन मोमेंटम हो जाता, चेंज इन मोमेंटम हो जाता, ठीक है। अब देखिए तो इस जगह पे एक इम्पल्स मिला है, देखिए फोर्स फोर्स है, और फोर्स इनटू टाइम का एक और अलग नाम दिया जाता है। ये हिस्टोरिकली ऐसा होता है कि अगर फोर्स कम समय के लिए लगे तो वहां पे एक नाम यूज कर लेते हैं इम्पल्स, एक्चुअल में है कुछ नहीं, फोर्स इनटू टाइम है तो चेंज इन मोमेंटम है, तो आपको जो दिया रहे उसके हिसाब से निकाल लीजिए। क्या टाइम इसने दिया है कि कितना देर में यहां तक, कितना देर तक यहां फोर्स लगा है इस कोना पे, नहीं दिया है। ये कंफ्यूज मत होइएगा कि सर 2 सेकंड टाइम दिया है, ना ना ना, तो 0 से 2 सेकंड तक कांस्टेंट वेलोसिटी से चला था, वो टाइम दिया है। 2 सेकंड पे जो छोटा सा डेल्टा टी आएगा वो नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो हम खाली चेंज इन मोमेंटम निकाल लेंगे, वही इंपल्स हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम क्या है, तो फाइनली बॉडी रुक गया और पहले रुकने से पहले का वेलोसिटी निकाल लेंगे, तो वेलोसिटी यहाँ पे tan थीटा ही वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक, और वेलोसिटी हो गया 4/2 बराबर 2 मीटर पर सेकेंड, dy बाई डी टी वेलोसिटी निकाल लिए। तो इतना वेलोसिटी था मोमेंटम के लिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोमेंटम के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 2 इंटू वेलोसिटी इंटू मास कितना दिया है 0.1, मतलब 0.2, इतना मोमेंटम में चेंज हुआ है। जरा बताएंगे ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो नहीं, खत्म हुआ है, ये पहले से था बाद में 0 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कीजिएगा तो ये एक्चुअल में नेगेटिव साइन के साथ आएगा। ये ध्यान दीजिएगा, इससे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रख रखा है, तो आपको बहुत इजीली दिखना चाहिए कि अगर बढ़ा था तो पॉजिटिव, घटा है तो नेगेटिव। 0.02 kg मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम पूछ रहा है, कुछ नहीं, चुटकुला क्वेश्चन है। ऊपर में टी, तो यही वाला ऊपर में टी,
इसके लिए न्यूटन्स लॉ लिखिए, इसके लिए न्यूटन्स लॉ लिखिए, खेल खत्म। 10g माइनस टी बराबर उसका मास इंटू एक्सेलरेशन। इसके लिए लिखिए t माइनस 5g बराबर उसका मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दोनों बॉडी का सेम होगा, ये कट गया, 10 में से 5 गया, 5g बराबर, ये जोड़ रहे हैं, इन दोनों को जोड़े हैं, ठीक है, इक्वेशन को जोड़े हैं, तो 15 a, इसलिए a बराबर g/3। लैडर है 250 न्यूटन का। लैडर का मतलब कितना है, 25 केजी का लैडर है। सीढ़ी कितना का है, 25 केजी का। ये रहा सीढ़ी। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स पूछ दे रहा है तो वो तो कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम तो यही होता है म्यू इंटू एम इंटू जी। तो देखिए म्यू कुछ दिया होगा 0.3 इंटू 25, जी का वैल्यू 10 ले लीजिए, 75 न्यूटन, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा। आगे कुछ पूछा नहीं है, इसमें थोड़ी सी पूछी जा सकती थी कि इसका कुछ बैलेंस बन रहा है, इक्विलिब्रियम है, ऐसा कुछ, ठीक है, कितना दूर सीढ़ी खड़ा किया जा सकता है, उसके बाद अगर घसकाए तो गिर जाएगा, ये सब पूछा जा सकता था। तो वहां पे जब तक रेस्ट में है, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों इक्विलिब्रियम है, मतलब नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो है। उसकी जरूरत पड़ती है कई बार जब वैसा पूछेगा आपको। तो 32 में टू सरफेसेस आर कोटेड विद लुब्रिकेंट, देन अब लीजिए, मतलब लुब्रिकेंट लगाने से फ्रिक्शन घटता है, ये कौन सी बात है, कुछ क्वेश्चन दिया जाता है बच्चे खुश हो जाए। 33 50 केजी का मास है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस स्लाइड्स ओवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, देन वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन इज, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू नॉर्मल रिएक्शन इनटू एस, म्यू कुछ दे रहा है क्वेश्चन नंबर 33 में, म्यू दे रहा है 0.2, नॉर्मल रिएक्शन हो गया 500, यानी mg मैंने सीधा लिख दिया, और कितना दूर तक ले जाया जा रहा है, 1 तक, तो देख लीजिए हो गया ये कितना, तो 2 हो गया 100 जूल वर्क डन होगा। हम लोगों ने जी का वैल्यू 10 लिया है तो 9.8 लेंगे, तो 100 से थोड़ा कम आ जाएगा, जो कि 98 आंसर है। ध्यान रखिए ये जो वर्क डन है, ये हीट के फॉर्म में बर्बाद हो गया। एक बार जो फ्रिक्शन ने काम कर दिया वो हीट के फॉर्म में बर्बाद हो गया, ये फिर वापस वाली बात नहीं रहेगी, और इसी की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाता है और गर्म हो जाएगा। फ्रिक्शन की वजह से चीजें गर्म हो जाती हैं। अब ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज प्लेस्ड, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस दिया हुआ है म्यू, 100 न्यूटन एक्ट ऑन द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक केजी। देखिए 100 न्यूटन के फोर्स से हम खींच रहे हैं, पीछे की तरफ ये कहेगा नहीं चलने देंगे, ये कहेगा चलने देंगे, तो निकाल लीजिए दोनों का, एफ नेट बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन ही पूछ रहा है, और एफ नेट जो है वो 100 माइनस म्यू एम जी का वैल्यू बता दीजिए, म्यू दे रहा है 0.5, जी दे रहा है 10, ठीक है ना, नहीं भी दे तो 10 ही लेना है, और मास भी 10, तो ये देखिए ये हो गया 50 150 बराबर इसका मास इनटू एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन बराबर 50/10 बराबर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स है एक्ट्स ऑन ए बॉडी, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, वर्क डन पूछ रहा है, तो एफ डॉट ds लेंगे आप। जब वेक्टोरियली बात करने लगे डायरेक्शन देखिए तो एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट ऐसे देखेंगे, ठीक है। तब आप लिख दीजिए एफ दे रहा है 3i + 4j, और डॉट प्रोडक्ट निकालना है 3i + 4j, इजी है। डॉट प्रोडक्ट में आई से बात करता है, जे से बात करता है, बाकी किसी से बात करता ही नहीं है,
तो ये 3 तिहाई 9 हो जाएगा और वो 4 चौके 16 हो जाएगा, सो 25 जूल। स्प्रिंग है 40 मिलीमीटर लॉन्ग, इज स्ट्रेच्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। और 10 न्यूटन का फोर्स जब लगाते हैं तो 1 मिलीमीटर का आता है, मतलब 10 न्यूटन F बराबर के x, तो मैं सीधे F बराबर K लिख रहा हूं और x है 1 मिलीमीटर का मतलब 10⁻³ तो K का वैल्यू आ गया 10⁴ न्यूटन पर मीटर। अभी बीच में लिखने की जरूरत नहीं है, यूनिट उसका। देन वर्क डन इन स्ट्रेचिंग स्प्रिंग थ्रू 40। अब 40 mm का जब करना होगा तब वर्क डन कितना होगा, तो 40 mm में हाफ के x² आपको काम करना पड़ेगा। हाफ के निकाले हैं 10⁴ x² मतलब 40 mm का स्क्वायर। ठीक है, वर्क डन निकाल लीजिए इससे। ये 0 से ये -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर -4 हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अंदर में 4 चौके 16 और 16/2 बराबर 8 जूल। देखिए 8 जूल आंसर इसका आ गया, लेकिन ये क्वेश्चन जबरदस्ती बनाया हुआ है, ऐसे होता नहीं है नेचुरली, ध्यान रखिएगा। स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन आप लाते हैं, जो भी एक्स ला रहे हैं, उसको जो ओरिजिनल लेंथ है स्प्रिंग का उससे काफ़ी कम होना पड़ेगा, तभी स्प्रिंग आइडियली बिहेव करेगा। अब स्प्रिंग की लंबाई है खुद 40 mm और उसको इतना आप लमरा दिए 40 mm और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे हुक्स लॉ फॉलो हो रहा हो ना, ऐसे नहीं होता है। हुक्स लॉ फॉलो होने के लिए ये जो एक्सटेंशन है या कॉम्प्रेशन है उसको काफ़ी कम होना होगा उसके एक्चुअल लेंथ के सामने। यहाँ पे बराबर कर दिया है, मतलब बस क्वेश्चन बनाने के चक्कर में ये हुआ है, जो लोग भी बनाए हैं, जहाँ भी फ्रेम किया गया होगा। तो आप ध्यान रखेंगे, ऐसे होता नहीं है। 37 वाटर गिर रहा है किसी टरबाइन पे 19.6 मीटर से गिरा, वेलोसिटी पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है, तो ये कौन सी बड़ी बात है, √2gh। तो ये 19.6 मतलब ही कर रहा है कि 9.8 लीजिए, 2gh, ये इसको मल्टीप्लाई करके इसको दोगुना करने पे उतना ही आता है, तो 19.6 इंटू 19.6 बच गया एगो 19.6 मीटर पर सेकेंड। The decrease in the potential energy of a ball of mass 20 kg which falls from a height of 50 centimeter is, ये हम नहीं बनाएंगे, mgh निकालने के लिए कह रहा है अगले क्वेश्चन में, mgh निकालने के लिए कह रहा है। इसके अगले में गन फायर कर रहा है बुलेट को 50 ग्राम विथ अ वेलोसिटी गोली जो है 50 ग्राम का है और ये भागा 30 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस द गन इज पुश्ड बैक विथ अ वेलोसिटी 1 मीटर। पीछे की तरफ बंदूक फेंकाएगा, धक्का लगेगा 1 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, द मास ऑफ द गन इज कुछ नहीं, मोमेंटम कंजर्वेशन से, ये इंटरनल फोर्स से भागा है इसलिए मोमेंटम कंजर्व होगा। पहले दोनों को जोड़ के 0 था तो अभी भी दोनों को जोड़ के 0 होगा, मतलब जितना पॉजिटिव मोमेंटम आया है उतना ही नेगेटिव मोमेंटम आना होगा। तो अगर इसका मास m ले लेते हैं तो m × 1 बराबर उसका मास 50 ग्राम मतलब 50/1000 kg और इंटू उसका वेलोसिटी 30 मास का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक, गन का निकल गया, ये देखिए 5×15 / 10 1.5 kg। 2 इक्वल मासेस m1 एंड m2। अच्छा देखिए, ये बदमाशी होता है कभी कभी क्वेश्चन में, जब इक्वल मासेस लिख दिया तो m1 m2 का ठीक है, ये भी m ये भी m, मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटीज +3 और -5, कोलाइड इलास्टिकली। इलास्टिकली कंजर्व, जब इलास्टिक कॉलिजन होगा तो मोमेंटम भी कंजर्व होगा और
काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा। एनीवेज देयर वेलोसिटीज आफ्टर द कॉलिजन विल बी रेस्पेक्टिवली। देखिए आप जो वेलोसिटी निकालते हैं वो तो आप निकाल सकते हैं कभी भी फॉर्मूला से, m1 प्लस m2 u1 बाई m1 प्लस m2 u2। उसी तरह से ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कॉलिजन में जानना है आपको। बहुत ज़्यादा फार्मूला उसके अंदर नहीं आता है, यही 2-3 आता है। और इसी तरह से V2 जो लिखेंगे तो m2 माइनस m1 प्लस m2 कर देंगे, यहाँ उलट देंगे और u1 की जगह यहाँ पे u2 ले लेंगे और उसी तरह से 2m1 और नीचे में तो वही रहेगा m1 प्लस m2 और u2 था, u1 इधर u2 इधर, क्योंकि v1 के साथ लेना था तो यहाँ पे उलट देंगे 2 यहाँ और 1 यहाँ। इससे जब आप निकालते हैं कि सिमिलर मास है, मतलब इक्वल मास है और हेड ऑन अगर इलास्टिक कॉलिजन हुआ हो तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है इससे आप जब निकालेंगे तो ये वाला लाइन याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन में बस वही पूछ रहा है। तो इक्वल मास 3 से इधर जा रहा था और 5 से इधर जा रहा था, दोनों के जब टकराया, ठीक है, तो इसका वेलोसिटी वो ले लेगा और उसका वेलोसिटी ये ले लेगा, मतलब +3 जो होगा वो माइनस हो जाएगा with velocities respectively collides their velocities after collision ही, तो जो +3 है ना वो -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और अब देख लीजिएगा इसका आंसर शायद ये डी दिया होगा तो वो गलत है, उलट जाएगा, सिर्फ ये वापस आने लगेगा, ये उसका ले लेगा वो उसका ले लेगा। तो वो मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 मिनट, एक्सचेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, देखिए तो 3 से जा रहा था, उसका वाला ये लेके भाग जाएगा, ठीक है, 3 से जा रहा था तो उसका वाला लेके ये वापस भागेगा तो -5 इसको दे देगा। सही है आंसर, एक्सचेंज में हमसे गड़बड़ी हो रहा था, ये -5 ये ले लेगा और +3 उसको दे देगा, तो सही है आंसर, एक्सचेंज करा लेना है, एक्सचेंज करा लेना है। तो दिया आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम लोग। बॉडी falling from height of 10 meter rebounds from the hard floor. If it loses 20% energy in the impact, then coefficient of restitution is। देखिए एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है कि अगर कोई बॉल गिरा कैपिटल H हाइट से और टकराने के बाद स्मॉल h हाइट तक गया तो जो स्मॉल h है वो E स्क्वायर कैपिटल H होता है, वेयर E इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, ये एक अच्छा इसमें फाइंडिंग है, तो इसको जब जरूरत पड़े आप यूज कर लिया करें। 20% एनर्जी इन द इम्पैक्ट लूज कर गया है, तो देखिएगा पहले जो गिराया गया है कैपिटल H से, इसमें से 20% एनर्जी लूज कर गया, मतलब अब बच गया 8/10 20। तो अब ये 8/10 इस एनर्जी के साथ ऊपर उठा, कितना तक गया, तो mgh तक, ये एनर्जी यूज करके mgh तक, ठीक है, mgh तक। तो देखिए mg कैपिटल H इंटू 8/10 बराबर mg छोटका h की जगह क्या लिख देंगे, E स्क्वायर कैपिटल H, जो कट सकता है काट दीजिए, mgh कैपिटल H कट जाएगा, mgh कैपिटल H कट जाएगा, ठीक है। तो E स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5, इसलिए E इज इक्वल टू 2/√5 निकाल लीजिए। ये ऊपर में 2 रहेगा, नीचे में √5 जो होगा वो 2.25 हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो ये 1 से थोड़ा सा कम आएगा, और 1 से थोड़ा सा कम एक ही ऑप्शन है, आप चाहते हो तो निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 42, अ पार्टिकल ऑफ मास छोटका m मूविंग विथ वेलोसिटी छोटका v स्ट्राइक्स a stationary particle of mass 2m and sticks to it, the speed of the system will be। ये मैं नहीं बनाऊंगा, सिंपल, ये तो सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में बन जाएगा।
परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में बॉडी चिपक के एक साथ चलने लगते हैं, ठीक, और जो मोमेंटम शुरू वाला था अब दोनों के चिपकने के बाद वही मोमेंटम रहेगा। आप मोमेंटम इनिशियल बराबर फाइनल कीजिए, आंसर आ जाएगा। A metal ball of mass 2 kg moving with a velocity of 36 km per hour has an head on collision, an head नहीं, a head on collision with a stationary ball of 3 kg। 2 kg का मास 3 kg से आकर टकराया। If after the collision the two balls move together, देखिए यहाँ पे फिर से परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन की बात हो रही है क्योंकि उसमें बॉडी चिपक के चलने लगता है। द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कॉलिजन इज, तो पहले 2 kg का मास चल रहा था 36 के स्पीड से, तो ये हुआ मोमेंटम, और आके जब 3 kg से चिपका तो दोनों मिलके चिपक के 5 kg हो गए, और नया वेलोसिटी हमको नहीं पता है, तो वो जानना चाहेंगे तभी हम एनर्जी की बात कर पाएंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी, अच्छा देखिए ये चूंकि जूल में बात कर रहा है तो ध्यान रखिए शुरू में ही ये 36 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में क्यों नहीं चेंज कर दीजिए 5/18 से मल्टीप्लाई करके। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुना कीजिए, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में करना हो तो 18/5 से गुना कर दीजिए। एनीवेज ये देखिए हो गया 18 गुना 35, 5 दूना 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्यों नहीं इसको आप अभी से हम 10 लेके चले ताकि हम एनर्जी जूल में निकाल सके। तो 4 मीटर पर सेकेंड आया, ये फाइनल वेलोसिटी है। चलिए अब एनर्जी की बात करते हैं। तो ये टोटल एनर्जी पूछ रहा है कि लॉस पूछ रहा है, तो इनिशियल एनर्जी जो ज़्यादा था फाइनल एनर्जी कम रहेगा, और इसमें जो डिफरेंस आया वो पूछ रहा है। अच्छा आप कहेंगे सर ये पता कैसे चला, तो देखिए चिपका है ना तो डिफॉर्मेशन हुआ है, और डिफॉर्मेशन में कुछ एनर्जी यूज हो जाता है, और कुछ एनर्जी यूज हो गया, तो वो आया कहाँ से, तो पहले वाले काइनेटिक एनर्जी से आया, इसलिए काइनेटिक एनर्जी बाद में घटेगा। एनीवेज आप अगर उल्टा भी लेंगे तो माइनस में रिजल्ट आ जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि हम उल्टा सोच रहे थे। 2 kg का मास है, E1 माइनस E2 हमें निकालना है, और यही लॉस ऑफ एनर्जी है। E1 जो था ये हाफ 2 kg का मास 10 से चल रहा था तो 10 का स्क्वायर 100, माइनस E2 जो होगा 5 kg का मास अब चल रहा है 4 से, तो 4 चौके 16 बराबर डेल्टा ई, यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी। इसलिए डेल्टा ई बराबर ये देखिए 2 से 2 कट गया, 100 माइनस 2 से 16 काटिए 8, 8 बचे 40। तो फाइनल एनर्जी 40 जूल है इसमें, और इनिशियल 10 है, इनिशियल 100 है, 60% लॉस हुआ है। यहाँ पे 60 जूल ही आ जाएगा, 60%। वो एनर्जी कहाँ गया है, तो कहिएगा डिफॉर्मेशन में गया है, बॉडी चिपका है। एसर्शन रीजन की बात कर रहा है। मैं अपने सामने स्टेटमेंट यहाँ रखता हूँ और एक एक करके देखता हूँ। पानी, अच्छा ठीक है। मास एंड एनर्जी आर नॉट कंजर्व्ड सेपरेटली बट आर कंसीडर्ड एज ए सिंगल एंटिटी कॉल्ड मास एनर्जी। देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये शुरुआत वाले चैप्टर्स की नहीं है, लेकिन तब भी जो फिजिकल वर्ल्ड है चैप्टर जो कि अभी एनसीईआरटी से शायद वो हटा हुआ है, उसमें थोड़ी सी चर्चा है नेचर की। तो जब आप न्यूक्लियर लेवल पे जाते हैं और एटॉमिक लेवल पे बातें करने लगते हैं तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स की बातें करने लगते हैं, तो एनर्जी और मास एक ही चीज का दो रूप है, E बराबर mc²। मतलब मास को एनर्जी में बदला जा सकता है और एनर्जी को मास में बदला जा सकता है, ठीक। और मास को एनर्जी, ये सब हम लोग करके देख चुके हैं, अब ये सब प्रूव हो चुका है। तो अब अलग से मास कंजर्व जो कहा जा रहा था
वो हमेशा वैलिड नहीं होगा, क्योंकि कई बार मास एनर्जी में बदल जाएगा। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर रिएक्शंस में, एटम बम में कुछ ना कुछ मास डिफेक्ट हो जाता है, मास कम हो गया, वो कहाँ गया तो एनर्जी में बदल गया, और ये एनर्जी कितना होता है तो बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि CA² से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो अलग से अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा वैलिड नहीं होगा, क्योंकि कई बार इनका अदला बदली भी होता है। तो अब इनको जो मॉडर्न व्यू है उसमें दोनों को एक साथ मिलाया जाता है, और वो स्टेटमेंट बहुत सुंदरता से पहला लिख रहा है, मास एंड एनर्जी कंजर्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ एनर्जी। यस, तो ये है, और ये कारण है, ये यही तो प्रूफ है, इसलिए इसको हम एक्सप्लेनेशन भी लेंगे। If two protons are brought near one another, the potential energy of the system will increase. Yes, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, पास में लाएंगे तो हमको काम करना पड़ेगा, हम काम करेंगे तो इनका एनर्जी बढ़ेगा। करेक्ट है। और इसके पीछे कारण क्या है, हमको काम करना पड़ेगा, रिपल्सन हो रहा था, और वैसा कुछ नहीं लिख रहा है रीजन में। रीजन में बस एक इंफॉर्मेशन है कि उस पर इतना चार्ज होता है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है, एक्सप्लेनेशन का कोई छींटा भी नहीं है। In case of bullet fired from the gun, the ratio of kinetic energy of gun and bullet is equal to the ratio of mass of bullet and gun. देखिए उलट जाएगा। देखिए जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो बुलेट गया उधर तो गन आएगा इधर, या कोई इंटरनल फोर्स से कोई ब्लास्ट होता, कोई बॉडी दो बॉडी में टूट जाता, ठीक है, तो इधर का जो मोमेंटम होता, इधर का जो मोमेंटम होता, दोनों बराबर होता है, दोनों बराबर ही होता है। तो काइनेटिक एनर्जी लिखते आप तो कहते हैं P² बाई इसका 2m1, काइनेटिक एनर्जी K1 P² बाई 2m1। इसका क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी 2 का P² बाई 2m2। क्या इन्वर्स रिलेशन है, हाँ यही पूछ रहा है, तो इसलिए K1 बाई K2 बराबर K1 बाई K2 इज इक्वल टू उलट जाएगा m2 बाई m1। तो अपोजिट रेशियो में काइनेटिक एनर्जी होता है, और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है न्यूक्लियर फिजिक्स में। अल्फा बीटा गामा डीके होता है, तो वो इतना हल्का होता है बीटा कि लगभग सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी वो लेके भाग जाता है जो ब्लास्ट हुआ है न्यूक्लियस का उस समय, ठीक है। तो इसलिए न्यूक्लियस का बहुत ज्यादा वेलोसिटी नहीं होता है, जो हल्का है वो ज्यादा लेके भाग जाएगा। अच्छा, ये स्टेटमेंट आपके सामने अब आया, देख लीजिएगा। ठीक, इन फायरिंग मोमेंटम इन कंजर्व। यस, यही तो कारण है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, इसलिए सर्सन का एक्सप्लेनेशन लेंगे। पावर ऑफ मशीन गन इज डिटरमाइंड बाय बोथ द नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड पर सेकेंड एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट्स। यस, बुलेट एक सेकंड में कितना निकला है उतना नया मोमेंटम आएगा। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिश्ता भी देखे हम लोग, और एक बुलेट का कितना स्पीड है उससे भी मतलब है, क्योंकि हमको पूरे एक सेकंड में एनर्जी चाहिए, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट टाइम को पावर कहते हैं। करेक्ट है स्टेटमेंट, और यही बात जो अभी हमने समझाया वो रीजन में लिख रहा है, इसलिए ओफो पावर ऑफ ए मशीन गन। पढ़ लीजिए स्टेटमेंट, लीजिए इस बार फिर से मैं स्लाइड पहले अगला ले लूं। वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी ओवर ए क्लोज्ड लूप इज जीरो फॉर एवरी फोर्स इन नेचर ना। ये बात अगर आप इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम ले रहे हैं, कहीं से घूम के आइए, चाहे वो एक सिंपल सर्कुलर लूप हो या कुछ भी हो, या इधर से जाके भी इधर आए फिर आए, जैसे भी आए, अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है तो वर्क डन जीरो होगा, ठीक है। कब? जब फोर्स कंजर्वेटिव होगा, कंजर्वेटिव होगा, फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, ये सब होगा। तो एवरी फोर्स के लिए ना, तो ये गलत हो गया। वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ फोर्स, ना उस पर करता है, तो ये दोनों बात गलत हो गया। दोनों के लिए क्या ऑप्शन दे रहा है, दोनों के लिए देख लीजिएगा ऑप्शन ऐसे दोनों के लिए डी आता है, दोनों गलत है। और यहाँ पे आपको कोई चॉइस फीलिंग नहीं करना है, आप डिस्कशन ले रहे हैं, डिस्कशन अटेंड कर रहे हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर 49, माउंटेन रोड्स रेयरली गो स्ट्रेट अप टू द स्लोप। जो पहाड़ों में रास्ता होता है वो सीधे नहीं बनाया जाता है, क्योंकि सीधे बनाएंगे तो स्लोप इतना ज्यादा ले लेंगे कि गाड़ी पीछे बैक हो जाएगा, नहीं चढ़ पाएगा। बहुत हाई पावर चाहिए और उसमें भी फ्रिक्शन आपको सपोर्ट करेगा कि नहीं, टायर का और रोड का। इसलिए आप धीरे धीरे चढ़ाएंगे करते हुए, और इसके लिए आप राउंड लगाते जाते हैं। ठीक है, तो बात तो सही कह रहा है। और लेकिन रीजन क्या बता रहा है, देखिए तो स्लोप ऑफ माउंटेन्स आर लार्ज, हाँ देयरफॉर मोर चांसेस ऑफ व्हीकल टू स्लिप फ्रॉम, एग्जैक्टली वही कारण भी हो रहा है, इसलिए एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, सॉफ्ट स्टील कैन बी मेड, सॉफ्ट स्टील कैन बी मेड रेड हॉट बाय कंटिन्यूड हैमरिंग ऑन इट, बट हार्ड स्टील कैनॉट। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या लगता है आपको? ये स्टेटमेंट क्या लगता है? देखिए आप सोचेंगे कैसे, यहां पे जो हार्ड स्टील है वो डिफॉर्म नहीं होगा, मतलब वो लगभग इलास्टिक कोलिजन करेगा। इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, एनर्जी जो था वो वही बना रह जाएगा, एनर्जी बर्बाद नहीं होगा। इनिशियल एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन भी फॉलो होगा। तो जब अगर एनर्जी ट्रांसफॉर्म नहीं होगा हीट में, तो वो गर्म नहीं होगा। कौन? जो हार्ड स्टील होगा, वो काइनेटिक एनर्जी में ही रह जाएगा हथौड़ी के और उसके। लेकिन वही सॉफ्ट होगा, मारने से डिफॉर्म होगा, तो काइनेटिक एनर्जी गायब होगा। ये इन इलास्टिक कोलिजन है, और काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगा इसके डिफॉर्मेशन एनर्जी में और अल्टीमेटली हीट एनर्जी में, और इस तरह से उसको गर्म किया जा सकता है। और अगर ठीक ठाक गर्म हुआ तो वो एमिशन ऑफ रेडिएशन कर सकता है, जिसकी वजह से वो उससे लाइट आ सकता है बाहर, और अक्सर वो लाल कलर का होता है। ठीक, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और कारण अभी अभी चर्चा हुई कि क्यों ऐसा हो रहा है। और देख रहे हैं कि स्टेटमेंट में लिख रहा है एनर्जी ट्रांसफर इन केस ऑफ सॉफ्ट आयरन इज लार्ज। यस, उसमें ट्रांसफर होगा, और ये तो हार्ड स्टील लगभग इलास्टिक कोलिजन कर रहा होगा। ठीक है, तो ये एनर्जी ट्रांसफर नहीं करेगा किसी दूसरे फॉर्म में, मतलब हीट के फॉर्म में। तो बिल्कुल ये अच्छा क्वेश्चन है और एक्सप्लेनेशन भी है। तो आई होप कि आप सब लोगों ने डिस्कशन का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया, और जो लोग भी टेस्ट नहीं दिए होंगे वो क्वेश्चन पॉज करके, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देखेंगे, और जहाँ जहाँ मौका मिले पहले एक बार बनाने की कोशिश करनी चाहिए, बेहतर से बेहतर लर्निंग के लिए। इस तरह से हम अलग अलग टाइप के वीडियो बनाते रहेंगे और आपके लिए लाते रहेंगे। अभी फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।